नमस्कार। पिछली चर्चा में रोमांसवाद के बारे में बात करते हुए उसके जो दो चित्रकार थे, ओजेन देलाक्रा और थियोडोर जेरिको, उनके बारे में अपन ने बातचीत की थी और उनकी कला विशेषताओं का और उनके रोमांसवाद में जो योगदान रहा उन सब के बारे में अपन ने चर्चा की। रोमांसवाद के प्रमुख चित्रकारों में ये दो चित्रकार तो थे ही, इसके अलावा अंग्र, फ्रांसिस्को गोया और एल ग्रेको, ये तीन बड़े और नाम हैं। यानी कि ओजेन देलाक्रा, थियोडोर जेरिको, अंग्र, फ्रांसिस्को गोया और एल ग्रेको, ये जो 5 चित्रकार हैं ये रोमांसवाद के बहुत ही प्रतिभा संपन्न और प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इन्होंने सभी ने रोमांसवाद के स्थापना में, उसके विकास में, उसकी प्रसिद्धि में और रोमांसवादी मान्यताओं को स्थापित करने में अपना पूरा कलात्मक सहयोग दिया। अंग्र उनमें से जो चित्रकार था वो दावीद का शिष्य भी था। आज अंग्र के बारे में बात करेंगे। अंग्र जो था वो 17 साल की उम्र में पेरिस चला गया था और वहाँ उसने दावीद के साथ रहकर अपना चित्रण कार्य आरंभ किया। चूँकि दावीद नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे और उनको जो चित्रण की जो पद्धति थी उसमें जो स्पष्ट और रेखांकन प्रधान जो चित्र था उस पर वो ज़्यादा बल दिया करते थे। यानी कि चित्र का जो रेखांकन है, चित्र की जो ड्राइंग है, वो अपने आप में इतनी स्पष्ट और सुगठित और सुदृढ़ होती थी जो एक नवशास्त्रीयवाद की अपनी परंपरा रही थी। और सौभाग्यवश अंग्र भी बहुत सुंदर रेखांकन किया करते थे। उन्हें रेखांकन का चित्रकार ही कहा जाता था। उनका रेखांकन बहुत सुंदर, बहुत ही आदर्श मापदंडों को लिए हुए होता था और उनका सारा ध्यान रेखांकन पे बहुत गहरा रहता था। यानी अपने जब बाद में शिष्यों को या चित्र की जब समीक्षा होती थी तो उनका ये मानना था कि रेखांकन और रेखा के बगैर चित्र हो ही नहीं सकता। इसलिए रेखांकन की स्पष्टता और उसकी आदर्श परिमाप होने बहुत आवश्यक है। अब चूँकि दावीद नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे और अंग्र रोमांसवादी चित्रकार थे तो दोनों में वैचारिक मतभेद बहुत था। जहाँ दावीद नवशास्त्रीयवादी परंपरा के अंतर्गत जो यूनान और ग्रीक की आदर्श कलात्मक जो परंपरा थी उसके अनुसरण करके चित्रण किया करते थे और रेखांकन किया करते थे और उनके रेखांकन का जो आदर्श होता था जिसको वो अपना आधार मानते थे वो पौराणिक और यूनान की शास्त्रीय कला हुआ करती थी। तो उन परिमापों पर वो ज़्यादा बल दिया करते थे। लेकिन जो अंग्र हैं वो व्यक्ति और वस्तु की जो नैसर्गिक आकार है, नैसर्गिक उसका जो स्वरूप है, उस नैसर्गिक स्वरूप को महत्व देते हुए अपना चित्रण करते थे। तो दोनों में वैचारिक मतभेद था जिससे दावीद उनसे नाराज भी रहते थे, लेकिन दोनों की अपनी अपनी विधा थी। जहाँ दावीद नवशास्त्रीयवाद के आदर्शों से जुड़कर अपना चित्रण कार्य करते रहे, वहीं अंग्र ने अपने हालांकि उनकी जो चित्रण शैली थी वो इतनी मतलब सुगठित थी। वो हालांकि यथार्थवादी चित्रकार नहीं थे, लेकिन उनके चित्रों में यथार्थपरकता इतनी रहती थी और उसका कारण था कि वो वस्तु के स्वाभाविक जो स्वरूप था या मानव का जो स्वाभाविक स्वरूप था उसका वो गहनता से अध्ययन करते थे और उस अध्ययन का अभ्यास करते थे। तो उन्हें शरीर का एक एक मूवमेंट, एक एक कर्व उनको पता था और उसका जो अनुपात था उस अनुपात को उन्होंने बखूबी अपने चित्रों के अंदर अभ्यास के द्वारा अपनी लाइन के अंदर डाला। तो जो वो चित्रण करते थे
वो वस्तु की नैसर्गिक अवस्था का ध्यान रखते हुए, लेकिन उसके आदर्श स्वरूप को, उसके मतलब उसमें रेखांकन में इतना शक्ति हुआ करती थी, उनका सशक्त था कि जो अनुपातिक आकार था वो कहीं भी गड़बड़ाता नहीं था। और इसी सूक्ष्म अध्ययन की दृष्टि से वो इतना यथार्थपरक चित्रण कर देते थे, तो कई बार ऐसा मालूम होने लगता कि कहीं अंग्र यथार्थवादी चित्रकार तो नहीं है, लेकिन अंग्र वस्तुतः यथार्थवादी चित्रकार नहीं थे, रोमांसवादी चित्रकार थे। क्यों? क्योंकि उनके विषय भी रोमांसवाद से जुड़े हुए थे और उनकी अंकन पद्धति जो थी वो नैसर्गिक स्वरूप को लेकर, नैसर्गिक परिमाप को लेकर ज़्यादा केंद्रित थी, जबकि दाविद की ग्रीक आदर्शों को लेकर ज़्यादा कार्य करते थे, तो वो उस पर आधारित थे। तो दोनों में ये वैचारिक मतभेद रहता ही था। और 1801 में उनको रोम पुरस्कार मिला। वो जो रोम पुरस्कार देती है फ्रांस की सरकार, उसके अंदर चित्रकार को एक फेलोशिप टाइप दी जाती है, जिसमें वो रोम जाकर अपने कला का विशेष अध्ययन कर सके। और वो इतने ख्याति संपन्न चित्रकार हो गए थे अंग्र, और बहुत प्रतिभाशाली चित्रकार थे, और विश्व के अच्छे चित्रकारों में उनकी गणना होती है। तो अपने आरंभिक दौर में ही इनको ये रोम पुरस्कार मिल गया था, और जिसके फलस्वरूप ये रोम भी गए। वो इतना जल्दी तो नहीं जा सके, कारण कि उस वक्त फ्रांस की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनको रोम भेजा जा सके। 4-5 साल बाद उनको रोम भेजा गया। 1801 में मिला और वो 1806 में रोम गए। तो उनको ये पुरस्कार मिला, और दाविद अंग्र को एक श्रेष्ठ रेखांकन चित्रकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इवन कि जब वो पोर्ट्रेट बनाते थे, तो पोर्ट्रेट बनाते वक्त भी, पोर्ट्रेट बनाने से पहले वो उसका रेखांकन किया करते थे। और रेखांकन भी इतना यूँ नहीं कि केवल लाइन ड्राइंग कर लिया और उसका एक कैरिकेचर टाइप तैयार कर लिया, या उसकी कोई हल्की ड्राइंग कर ली जिसको बाद में कलर के द्वारा मजबूत कर लेंगे, ऐसा नहीं था। वो उस चित्र से पहले उसका अभ्यास करते थे ड्राइंग के द्वारा, और ड्राइंग इतनी परफेक्ट बनाते थे जिसमें छाया प्रकाश को भी की रंगतों को भी अपने ड्राइंग के द्वारा, और चेहरे की हर बारीकी को वो ड्राइंग के द्वारा पहले अभ्यास के तौर पर वो उसको अंकित किया करते थे, और उसके बाद में जाकर वो उसका तेल चित्र या पोर्ट्रेट बनाया करते थे। 1806 से 1820 के बीच में वो रोम में रहे, और रोम में रहते हुए उन्होंने काफ़ी चित्रण किया, और उनका यही मानना था। और वहाँ के जो चित्रकार थे उनके साथ बैठ के जब उन्होंने काम किया, और आसपास के चित्रकारों को भी जो सीखने वाले थे, उनको वो ये विशेष निर्देश देते थे कि आप अपनी ड्राइंग को इतना मजबूत कर लो, इतना सशक्त कर लो कि उस चित्र के अंदर उसका एक नैसर्गिक स्वरूप जो है वस्तु का या व्यक्ति का, उसमें कहीं भी कोई खामी ना आए। इतने परफेक्ट अपनी ड्राइंग को कर लो ताकि किसी भी मुद्रा का अंकन करना हो तो आपको उसमें कतई दिक्कत ना हो। और वो रेखांकन को बहुत बल देते थे। 1820 के बाद 20 से 24 का जो पीरियड था वो फिर फ्लोरेंस चले गए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने अपना चित्रकारी का कार्य किया। और 1825 के अंदर दाविद की मृत्यु हो गई थी। तो दाविद की मृत्यु के बाद में फ्रांस की जो वो थी सरकारी कला संस्था, तो राष्ट्रीय कला संस्था, तो उसके वो प्रमुख चित्रकार बन गए। यानी दाविद के शिष्य रहे, दाविद से सीखा। और हालांकि दाविद नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे, लेकिन इन्होंने रोमांसवादी चित्रकला को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस की जो राष्ट्रीय कला संस्थान थी उसके प्रमुख चित्रकार के रूप में वो स्थापित हुए। और फ्रांस में रहते हुए, अब चूँकि फ्रांस का एक ऐसा आर्ट कल्चर था कि कोई भी कलाकार या चित्रकार, अब जब तक फ्रांस की जो सरकारी सेटअप था, यानी जो कला संस्थान थे, उस कला संस्थान के जो
प्रमुख चित्रकार हुए करते थे, या कला संस्थान जो वार्षिक प्रदर्शनियां लगाया करती थी, जब तक कलाकार उसमें सहभागिता नहीं ले लेता, उन चित्रकारों के सानिध्य में, निर्देशन में कुछ काम नहीं कर लेता, तब तक वह चित्रकार के रूप में स्थापित हो ही नहीं पाता था। यानी कि फ्रांस की कला संस्था, जो राष्ट्रीय कला संस्था थी, उसका बहुत दबदबा था कला के क्षेत्र में। चित्रकारों को जाने अनजाने उसके साथ में अपना सामंजस्य बनाकर ही अपनी कला यात्रा आगे चलानी पड़ती थी। और जब अंग्र उस कला संस्था के प्रमुख बन गए तो निश्चित है अंग्र रेखांकन को बहुत महत्व देते थे, तो उन्होंने एक दिशा निर्देश भी जारी किए छोटे छोटे कलाकारों को और कला संस्थाओं को, कि वो रेखांकन पर बहुत अधिक बल दें और जो चित्र बना रहे हैं उनको ठीक से रेखांकन का अभ्यास करें और रेखांकन को इतना मजबूत कर लें कि वो चित्र अपने आप में बहुत ही एक गठित चित्र के रूप में आपके सामने आए। और अंग्र का एक आदर्श वाक्य था, रेखांकन चित्रकला का एकमेव आधार है। यानी जो रेखांकन है वो चित्रकला का एकमात्र आधार है। यानी कि लाइन एक ऐसी है जो पेंटिंग का सिंगल बेस है। यानी आप पेंटिंग को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, चित्र का कार्य करना चाहते हो, तो आपको रेखांकन को बहुत मजबूत करना होगा। और यह उनके चित्रों में भी दिखता है। उन्होंने जो चित्र बनाए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि वे नवशास्त्रीयवादी जो चित्रकार थे उनसे भिन्न थे। हालांकि उनका शरीर की रचना, शरीर जो पात्र चित्रण की रचना थी या वस्तु की जो रचना थी जो अपने चित्रों में वो करते थे, वो इतनी परफेक्ट हुआ करती थी, प्रामाणिक हुआ करती थी। और यथार्थवादी चित्रकार नहीं थे, लेकिन जो यथार्थपरकता उसमें जो थी, वो यथार्थपरकता परफेक्शन में अपने आप में अल्टीमेट थी। जैसे कि नवशास्त्रीयवादी ग्रीक आदर्श रूप को लेकर जो कार्य करते थे उसमें जैसे परफेक्शन हुआ करता था। लेकिन उसमें थोड़ा फ़र्क यही था कि अंग्रेज जो थे वो नैसर्गिक शरीर रचना पर ध्यान कर देते थे, और नवशास्त्रीयवादी दाविद जो थे वो ग्रीक के जो आदर्श पैरामीटर्स थे, परिमाप थे, उसको ध्यान में रखते हुए अपने चित्रण का रेखांकन किया करते थे। अब इनके अगर चित्रों में देखें तो जो स्त्री चित्रण है, अंग्र ने काफ़ी अच्छे चित्र भी बनाए। उसमें जैसे स्त्री चित्रण है, उसके स्त्री चित्रण के जो शारीरिक जो सौंदर्य था उसको नैसर्गिकता के आधार पर उन्होंने अपने चित्रों में ढाला। उसके कुछ चित्र है, जैसे उद्गम एक चित्र है, या मान लो तुर्की का हमाम खाना है। ये ऐसे चित्र थे जिसमें नारी सौंदर्य को उन्होंने बहुत बखूबी ढंग से उन्होंने अभिव्यक्त किया है, प्रदर्शित किया है। और नारी सौंदर्य के चित्रण में उन्होंने जो परंपरागत जो यूनान के ग्रीक के परिमाप को नहीं लिया, उनके नैसर्गिक सौंदर्य जैसा वो है, जैसा उनका शरीर का परिमाप है। अब उसमें आदर्श परिमाप डाल सकते थे, लेकिन आदर्श परिमाप की एक कमी ये भी है कि सभी चित्रों का जो फिजिकल फीचर है वो एक जैसा हो जाता है। जबकि अंग्र ने या रोमांसवादी चित्रकारों ने, विशेषकर जैसे अंग्र की बात चल रही, तो अंग्र ने उन शरीर के परिमाप को पात्र की जो वास्तविक नैसर्गिक जो शारीरिक स्वरूप था उस परिमाप में एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश की। और चित्रों के अंदर मतलब जो सादृश्यता का जो चलन, सादृश्यता का जो पैमाना था उस पे वो खरे उतरते। उनके कुछ व्यक्ति चित्र भी बहुत उत्कृष्ट बने हुए हैं, जैसे मादाम रिविये और फ्रांसवा मार्ने, ये दो इनके प्रमुख चित्रकार थे, मादाम रिविये और फ्रांसवा ग्राने, जिस पर उन्होंने काफ़ी अच्छा चित्र किया। और इनका, जैसे मैंने पहला कहा कि शारीरिक सौंदर्य बहुत सधा हुआ होता था, रेखांकन इतना सशक्त और लयात्मक और अनुपातिक हुआ करता था कि अगर चित्र में कलर न भरा जाए तो भी चित्र इतना सुंदर लगता था कि देखने वाले उससे मोहित हो जाते थे। क्योंकि वो यथार्थ के काफ़ी परख नज़दीक था।
लेकिन उनके चित्रों को कई कला समीक्षक ये मानते हैं कि ये नवशास्त्रीयवाद की जो यूनानी और ग्रीक की परंपरा है उससे ये प्रभावित है। कुछ कला समीक्षक ये मानते हैं तो ये तो यथार्थवाद के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि इसमें यथार्थपरकता का बहुत अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन ये दोनों ही बात अपने रूप में सही नहीं थी, और उसका कारण था कि जहाँ क्या कहते हैं, नवशास्त्रीयवादी जो परंपरा थी उस परंपरा के अंदर विषय, चित्रण, रेखांकन, इसमें एक गंभीरता होती थी, यानी एक आदर्श स्वरूप होता था। उन आदर्शों को आप खंडित नहीं कर सकते थे, और उसके प्रति एक सम्मान की दृष्टि होती थी विषयों के प्रति, क्योंकि पौराणिक हुआ करते थे और देवी देवताओं के जैसे चित्र होते थे, या मान लो कुछ नीतिपरक पात्रों के चित्र होते थे, तो उन चित्रों को आप आदर्श स्वरूप में उसके सम्मान की दृष्टि से उसके साथ में आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते जिससे उसकी गरिमा भंग हो। और रोमांसवाद में इसके आगे जाकर जहाँ नैसर्गिकता आई चित्रों में, वहीं चित्रों के अंदर चंचलता, चपलता, रोमांच, साहस, रोमांचक भाव ये भी उद्दीप्त हुए। तो ये शास्त्रीय कला में तो नहीं हो सकते थे, वहाँ गांभीर्य था। और यथार्थपरक में भी अगर जाएंगे तो यथार्थ के अंदर भी जहाँ यथार्थ दृष्टिकोण दिखाना होगा वहाँ जैसा है वैसा दिखाना होगा। तो जैसे मान लो गांभीर्यपूर्ण विषय, दया, दुख, दर्द, इन विषयों को लेकर भी तो यथार्थपरकता के चित्र बनते हैं। जैसे रोमांस, जैसे यथार्थवाद आया भी, जैसे दोमी और कूरबे ने जो चित्र बनाए उनके अंदर दुख और पीड़ा के भाव ज़्यादा रहे, क्योंकि यथार्थ में वो ऐसा जीवन जी रहे थे। और कलाकार जब देखता है आसपास के परिवेश में इस तरह की घटनाएं होती है, ऐसे पात्र हैं, तो उनको बहुत संवेदना का भाव उसके अंदर जागृत होता है। उस संवेदना की दृष्टि से वो इस प्रकार के विषय भी चित्रण में लेते थे यथार्थवादी। लेकिन रोमांसवादियों ने अंग्र पर ये यथार्थवाद का जो आक्षेप है ये सही यूँ नहीं जान पड़ता कि इन्होंने जो अपने विषय लिए उसमें हास, प्रयास, मजाक, चंचलता, इस तरह के विषय लिए, और ये विषय तो मूल रूप से रोमांसवाद के ही थे। और फिर जहाँ पात्र रचना के अंदर नैसर्गिकता को, स्वाभाविक उसके विकास को अगर दिखाया जाए, जैसा कि रूसो ने कहा था कि स्वाभाविकता दिखानी ज़रूरी है, स्वाभाविक विकास होना ज़रूरी है, नैसर्गिक विकास होना ज़रूरी है, तो पात्रों का और वस्तुओं के आकार का भी नैसर्गिक विकास का निरूपण होना ज़रूरी था। तो ये रोमांसवाद की एक परंपरा थी जिसे अंग्र ने निभाया। और जहाँ उनके रेखांकन और पात्र निरूपण के अंदर गांभीर्य था और एक आदर्श स्वरूप था जैसा कि नवशास्त्रीयवादियों का था, वहीं उसकी जो यथार्थपरकता थी, उसका गहन जो अध्ययन था, उस गहन अध्ययन ने उसमें एक यथार्थता का भाव लेकर आए और वो यथार्थवाद के भी नज़दीक चले गए। लेकिन मूलतः वो रोमांसवाद के ऐसे चित्रकार थे जिनके चित्रण की विधि के अंदर या चित्रण रेखांकन के अंदर शास्त्रीयवादी आदर्श स्वरूप था। हालांकि वो उन परिमापों को लेकर नहीं चलते थे, लेकिन नैसर्गिक आदर्श को भी उन्होंने उतनी शालीनता से और गंभीरता से उतारा। वहीं जीवन के जो उनके अध्ययन, सूक्ष्म दृष्टि थी किसी चीज़ को महसूस करने की, देखने की, जब वो पात्र निरूपण के समय उस शरीर की सौंदर्य को देखते, उस शरीर के परिमाप को देखते, तो उसकी हर छोटी मोटी बारीकी को वो भी वो उतनी गहनता से उसको महसूस करते, उसका निरीक्षण करते, तो स्वभावतः वो विशेषताएं भी उसके चित्रण में आने लगी, तो यथार्थपरकता के भी नज़दीक चले गए। लेकिन उनके विषय, उसकी नैसर्गिक जो चित्रण का निरूपण की जो उनकी पद्धति थी, वो निश्चित रूप से रोमांसवादी चित्रकार के रूप में ही उनको प्रतिष्ठित करती है। और नवशास्त्रीयवाद एक ऐसा वाद, ये अंग्र के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये अपने अतीत का मतलब नवशास्त्रीयवाद और आदर्श ग्रीक कल्पना हो गई, अतीत में विचरता है, लेकिन
अतीत में विचरण करता है और साथ के साथ में यथार्थवाद की गहन सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन निरीक्षण को भी अपने साथ में लिए चलता है और रोमांसवाद के काल्पनिक जगत में खोया रहता है। यानी रोमांसवादियों के विषय क्या थे? वो यथार्थपरक विषयों पे नहीं जाते थे, ना पौराणिक विषयों पे जाते थे। वो या तो साहसिक विषय लेते थे, रोमांचकारी विषय लेते थे, या काल्पनिक विषयों को लेकर काम करते थे। तो रोमांसवाद कह दो, अंग्र कह दो, दोनों के बारे में ये एकदम सही बात है कि वो अपने अतीत में विचरण तो करते थे और अनुभव की सूक्ष्मता वो यथार्थ से लेते थे और कल्पना के सृजन जो है वो काल्पनिक रूप से करते थे। तो रोमांसवादी तो मुख्यतः वो थे ही। ये अलग बात है कि विशेषकर अंग्र के बारे में कि उन पे नवशास्त्रीवाद की भी छाप रही और यथार्थवाद की भी सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन गहनता से यथार्थवाद के भी नज़दीक उनके चित्र गए, लेकिन मूलतः उनके चित्रों में रोमांसवाद बसता था, रोमांसवाद की आत्मा थी। कारण कि नैसर्गिक स्वरूप अब आदर्श रूप में प्रस्तुत करते थे, ये उनकी कलात्मक विशेषता थी, विश्लेषण था, उनका गहन अध्ययन था। उस अध्ययन के दृष्टिकोण से वो आदर्श रूप को प्राप्त करते थे। और दूसरा विषय रोमांसकारी, रोमांसवाद से संबंधित विषयों को लेकर ही वो आगे बढ़ते थे। और धीरे धीरे जैसे कला के अंदर परिवर्तन आते ही है, समाज भी उसके बारे में सोचता है। पहले नवशास्त्रीवाद के जब चलन था तब रोमांसवाद के बारे में सोचा, और जब अंग्र ने ऐसे चित्र बनाने आरंभ कर दिए जो यथार्थवाद के काफ़ी नज़दीक थे, तो जनमानस का, कला समीक्षकों का, कलाकारों को एक नया दृष्टिकोण दिखाई दिया कि हम यथार्थ विषयों को लेकर भी तो चित्रण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कल्पना जगत में ही विचरण करें, हमारे विषय भी यथार्थपरक हो, हमारा चित्रण भी यथार्थपरक हो, और इसको लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो एक ऐसा उस समय एक दौर तो नहीं कह सकते, ऐसी एक मानसिक चेतना विकसित हुई जिसके अंदर डोमियन ने, कीरो ने, कूर्बे ने इस विचारधारा को लेकर यथार्थवादी चित्रण परंपरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे थे। यथार्थवाद आएगा तब यथार्थवाद के बारे में बात करेंगे। आज अंग्र के बारे में बात की है, अगली चर्चा में फ्रांसिस्को गोया और एल ग्रेको के बारे में बात करेंगे, फिर नए इज़्म के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, आज इतना ही।